प्रदेश में राजनीतिक चुनावी सरगर्मियां तेज। एक और कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद से दिया इस्तीफा, जा सकते हैं सपा में। भाजपा चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक में हुआ फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू या प्रयागराज से लड़ाया जा सकता है चुनाव। समाजवादी पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ सीटों को दिया अंतिम रूप। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है आने वाले दिनों में। और जालौन में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर जिलाधिकारी ने की बड़ी कार्रवाई। ओवरलोडिंग करने वाले 2200 ट्रकों को दिया नोटिस। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब जिलों के समाचार विस्तार से। 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। सबसे ज्यादा हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां पाले बदलने और खेमेबाजी जमकर देखने को मिल रही है। तमाम नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। इस बीच तमाम पार्टियों में अपनी अपनी रणनीति को लेकर बैठकों का दौर भी चलता रहा। 5 राज्यों में चुनावी बिसात बिछने लगी है और बैठकों का दौर तेज होता जा रहा है। खासकर यूपी में सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर दिल्ली में आज फिर भाजपा नेताओं की बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। मंगलवार को भी बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में अहम बैठक हुई थी। यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक गुरुवार शाम संभावित है, जिसके बाद बीजेपी इसी हफ्ते यूपी के पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। बैठकों के बीच यूपी में दल बदल का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, हरिओम यादव और पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में इन नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस बीच योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंपा। अभी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे पर बीजेपी ने उनसे पुनर्विचार करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। बीजेपी के एक विधायक अवतार सिंह भडाना ने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी ने कहा कि स्वामी प्रसाद ने 5 साल में कुछ नहीं कहा, चुनाव के पहले जाने का मतलब कुछ और भी होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी कुछ बोला नहीं 5 साल में। चुनाव के पहले जाने का मतलब कुछ और भी होता है। वो खुलासा वो खुद ही करें तो ज्यादा अच्छा है। और ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने कई गुना ज्यादा दलितों के लिए और गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए काम किया है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सहयोगी दलों के साथ बैठक हुई। माना जा रहा है कि बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। जल्द ही इन नामों की सूची जारी हो सकती है। सपा का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जनवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल समेत कई अन्य दलों के साथ गठबंधन है। हमारे मोर्चे के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब लोग मिलकर के ये तय किए हैं कि चरणबद्ध तरीके से सूची जारी होगी और 403 सीटों पर हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग यहां से प्रण लेके जा रहे हैं। इस बीच पश्चिमी यूपी से कांग्रेस नेता इमरान मसूद और कांग्रेस नेता मसूद अख्तर कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता की चाहत को देखते हुए फैसला लिया गया है। बीजेपी ने इमरान मसूद के सपा ज्वाइन करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया, माननीय मोदी जी को बोटी बोटी काटने की धमकी देने वाले इमरान मसूद को अखिलेश यादव ने कोटि कोटि नमन करते हुए अपना भाईजान बना लिया है। जनता सब देख रही है।
कुल मिलाकर चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनावी राज्यों में अपनी रणनीति बनाने में लग गई हैं और दल बदल का दौर भी जारी है। कई दिनों से चल रही अटकलों को विराम देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रत्याशी बनाया है। नई दिल्ली में 2 दिन चली मैराथन बैठक में इस पर सहमति बनी। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद औपचारिक घोषणा होना बाकी है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने के लिए भाजपा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व की बैठक 2 दिनों से दिल्ली में चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने एक-एक सीट और दावेदारों के नाम पर चर्चा की। मंगलवार को 3 चरणों में शामिल 170 सीटों पर चर्चा की गई, जबकि बुधवार को वीआईपी नेताओं को चुनाव लड़ाने की रणनीति पर मंथन किया गया। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू अथवा प्रयागराज से मैदान में उतर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साल 2017 में वे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं थे, लेकिन विधान परिषद सदस्य के रूप में व मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। इन सारी खबरों पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं संवाददाता अमित कनौजिया। अमित, लगातार मंत्रियों के इस्तीफे से सत्तारूढ़ दल पर कितना असर पड़ा है? देखिए, चुनावी मौसम है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ये वही लोग हैं जो पिछली बार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इस तरीके से अभी कई दूसरे दलों के भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। अभी 2 लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों में उनकी अटकलें लगाई जा रही हैं, दूसरे दलों में जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है घटनाएं, इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो चुनावी मौसम में देखने को मिलते हैं। और जहां तक बात है सत्तारूढ़ पार्टी की, तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा की गई 5 साल। ये दोनों ही मंत्री लगातार 5 साल इस सरकार में मंत्री रहे और जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई तब तक वो शांत रहे, चुप रहे। सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये अगर इतनी बड़ी बातें थी तो अब तक उन्होंने क्यों नहीं उठाई, और अगर उन्हें मंत्री पद छोड़ना ही था या इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना ही था तो ये चुनाव से पहले क्यों नहीं गए। तो ये सारे सवालों के घेरे में ये भी है। ऐसा नहीं कि जनता है सब समझती नहीं है, जनता काफी समझदार है उत्तर प्रदेश की। और बाकी रही बात कितना धक्का लगेगा, तो किसी भी नेता के आने जाने से कुछ चीजें ऊपर नीचे जरूर होती हैं, लेकिन पार्टियां का एक अपना मैनेजमेंट होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो सारी चीजें वो जो प्लस माइनस करके सारी कैलकुलेट करके चलती हैं चीजों को कि किसी के जाने से क्या नुकसान होने वाला, उसका कवरअप क्या होगा। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है कि वो पिछड़ों के बड़े नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक बड़े कद्दावर नेता है केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का बाजार गर्म है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी एक बैकअप प्लान है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारने की पहल की है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा चल रही है। ऐसे में क्या कुछ हो सकता है चुनावी परिदृश्य? अमित, देखिए, जब भी बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं तो उसका फायदा जो है पार्टी को मिलता है, क्योंकि बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं में भी जोश आता है। और जैसा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये तय किया कि वो वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र बनाएंगे और यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद वो जो पूर्वांचल की लोकसभा सीटें थी उस पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ। यही सिलसिला हमें 2019 में भी देखने को मिला। तो योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे लगातार 5 साल, तो उनके चुनाव लड़ने से, जैसे कि खबरें हैं कि उनको अयोध्या से चुनाव लड़ाया जा सकता है, जो लगातार खबरें हमारे पास आ रही हैं। तो यदि ये फैसला पार्टी नेतृत्व करता है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो उसका सीधा फायदा पार्टी को मिला, क्योंकि अयोध्या के साथ ही बस्ती मंडल, देवी पाटन मंडल, जहां लगभग 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसपे भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा मिल सकता है। और साथ ही एक
पार्टी कार्यकर्ताओं में भी एक अलग जोश आएगा। साथ ही ये भी खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि अपनी परंपरागत सीट जिससे रातों से पहले भी विधायक रह चुके हैं, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर प्रयागराज, जो कि उनका एक तरीके से कह सकते हैं प्रयागराज कौशाम्बी उनका एक तरीके से गृह जनपदों में आता है, तो वहां पे उसका फायदा उनको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के बड़े नेताओं का जब भी चुनाव लड़ते हैं तो उसका फायदा दल को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश आता है। तो एक बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उठा सकता है योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ा के। जी अमित जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदेश में जारी उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को गठबंधन के सहयोगियों के साथ विधानसभा सीटों पर अंतिम मुहर लगा दी है। माना जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा 1-2 दिन के बीच हो सकती है। इस बीच समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन से संयुक्त प्रत्याशी के रूप में बुलंदशहर की अनूप शहर सीट से के शर्मा को चुनाव लड़ाने की घोषणा की है। सपा प्रमुख द्वारा बुलाई गई बैठक में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव, उनके बेटे आदित्य यादव, सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, महान दल के केशव देव मौर्य, अपना दल कमीरावादी की कृष्णा पटेल, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय चौहान, रौलत के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद और एनसीपी के शर्मा भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बैठक में सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों पर भी अंतिम रूप से चर्चा हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के कयासों के बाद रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को चुनाव लड़ाए जाने की अटकलों के बीच सपा के ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाने वाले वर्तमान ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक मनोज पांडे ने स्पष्ट किया है कि 2012 और 2017 में ऊंचाहार की जनता ने आशीर्वाद दिया और 2022 में भी ऊंचाहार से ही चुनाव लड़ूंगा। यदि सपा ऊंचाहार से मनोज पांडे को टिकट नहीं देती है तो अपने समर्थकों एवं सपा के कई विधायकों सहित मनोज पांडे भाजपा ज्वाइन कर ऊंचाहार से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। फिलहाल मनोज पांडे ऊंचाहार से ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देकर चर्चा में आई स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद न्यायालय में पेश न होने पर बुधवार एमपी एमएलए कोर्ट के दंडाधिकारी योगेश यादव ने उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर 22 नवंबर 2014 को धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा 295 क के तहत तलब करते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर किया, जो 9 नवंबर 2015 को निरस्त हो गया। 12 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया। नियत तिथि पर स्वामी प्रसाद अदालत में हाजिर नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर 24 जनवरी को न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। समाचार में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बरेली में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया गया। निर्वाचन आयोग ने जिले में 14 फरवरी 2022 को विधानसभा का चुनाव सुनिश्चित किया है। इन्हीं तैयारियों के बीच चुनाव संपन्न कराने के लिए मजिस्ट्रेटों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण जिलाधिकारी के निर्देशन में 27 जोनल और 239 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को दिया गया, जिसमें सभी को बताया गया कि 16 एवं 17 जनवरी को मजिस्ट्रेट अपने अपने केंद्रों का भ्रमण करेंगे और वहां जो कमियां पाई जाएंगी उन्हें जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि 14 फरवरी को चुनाव होगा, जिसमें ट्रेनिंग पाने वाले मजिस्ट्रेटों देखिए हमारे बताया गया। साथ ही अपने अपने जोनल और सेक्टर क्षेत्र का निरीक्षण कर वे कमियों को दूर कराएंगे। के लिए 27 जोन बनाए गए हैं और 239 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। इन सभी को आज बुलाया गया था और इनकी ट्रेनिंग दी गई है और इनका सबसे पहला काम ये होगा कि 16-17 में सभी अपने केंद्रों का भ्रमण करेंगे और वहाँ पर जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है वो है कि नहीं है, उनको चेक पॉइंट दे दिए गए, उन चेक पॉइंट पर वो उसको जांच करेंगे और 16-17 के बाद फिर हमको वो अपने संबंधित आरोप उपलब्ध कराएंगे। वहाँ पर किसी प्रकार की कमी होगी उसको ठीक किया जाएगा। इसके अलावा उनको जो 14 तारीख को जो हमारे यहाँ द्वितीय चरण में मतदान होना है उसमें उनकी क्या भूमिका रहेगी उसके संबंध में विस्तार हो जाएगा।
बदायूं जिले में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष रूप से कराने के लिए अधिकारियों ने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत कल जिला निर्वाचन अधिकारी दीपा रंजन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहर से लेकर गांव तक पुलिस के साथ सीआईएसएफ के जवानों ने एक साथ फ्लैग मार्च कर लोगों को निडर होकर मतदान करने की अपील की है। शहर से लेकर देहात तक जहां पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए अधिकारियों ने संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर उन्हें निष्पक्ष मतदान कराए जाने का विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तिथियों की घोषणा की जा चुकी है, जिसके साथ साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि सभी नागरिकों को, सभी मतदाताओं को इसके बारे में अवगत कराया जाए, सभी लोग आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें और साथ साथ में कोरोना को देखते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करें। सारे लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का यथासंभव पालन करें और इसके अलावा सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें। आज हमारे साथ में जो भी बल है, फोर्स है, इसका उद्देश्य यही है कि सारे मतदाता 114 विधानसभा में अपना किसी प्रलोभन के भय रहित होकर स्वतंत्रता पूर्वक अपने मतदान का प्रयोग करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक स्तर पर विशेष निगरानी और सतर्कता बरतना जरूरी है। इसके दृष्टिगत उन्होंने जनपद प्रयागराज में मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर बुखार, जुकाम अथवा गला खराब जैसे कोविड लक्षण युक्त व्यक्तियों एवं कोरोना टीके की दोनों डोज न लेने वाले श्रद्धालुओं से इस आयोजन में सम्मिलित न होने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन कराते हुए ये पर्व सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार के इन प्रयासों में सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्नान के लिए केवल स्वस्थ व्यक्ति ही आए, अधिक आयु वाले लोग, कॉमोर्बिड व्यक्ति तथा बच्चे न आए। माघ मेले में कल्पवास करने वाले श्रद्धालु स्नान के लिए निर्धारित समय पर ही स्नान संपन्न करें। गोंडा में जिला अस्पताल सहित 17 सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर कोविड वैक्सीन की पहली, दूसरी और बूस्टर डोज लगाई जा रही है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पूरे जिले में 26,26,865 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 15 से 17 आयु वर्ग के 2,40,841, 18 से 44 वर्ष तक के 16,14,163, 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के 4,68,362, वहीं 60 वर्ष से अधिक 3,03,499 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। जिले में कोवैक्सीन 42,000 तथा कोविशील्ड की 92,000 वैक्सीन उपलब्ध हैं। जिला अस्पताल के फ्रंट लाइन वर्कर्स डॉक्टरों ने बताया कि हम लोग बूस्टर डोज लगवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। सभी लोग बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। वहीं छात्रा स्मिता, रोली, अनूप और वृद्ध शिव शंकर ने बताया कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं, जिससे देश से कोविड को दूर भगाया जा सके। मेरा फर्स्ट डोज है। मैं एटीएन की सामुदायिक केंद्र पर हूँ। मैं यहाँ टीका लगवाने आई हूँ। मुझे लगवाने में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और मैं दूसरों को भी प्रेरित करूंगी कि वो भी टीका लगवाएं और कोरोना से अपने आप को मुक्त करें और भारत को भी मुक्त करवाएं। अंशुमान सिंह है। मैं एटीएन सामुदायिक केंद्र पे टीका लगवाने आया हूँ। पहला डोज है और जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा मैं चाहता हूँ कि और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाकर लाभ उठाएं, जिससे कि इससे हमारी और आपकी सुरक्षा बनी रहे। और मैंने बूस्टर डोज जो 90 दिन के बाद लगना है उसको मैंने लगवा लिया है और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल और भी मैं सभी लोगों से अपेक्षा करूंगा कि वो भी अपना बूस्टर डोज जल्दी से जल्दी लगवाएं। मेरा काशीनाथ वर्मा नाम है। मैंने तीसरी डोज लगवा लिया है 9 महीने के बाद में। 2 डोज पहले लगवाया था। अब ये भैया मैसेज देना चाहता हूँ कि देश से कोरोना और ओमिक्रॉन भगाया जाए, सभी को लगवानी चाहिए। हरदोई में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स के अलावा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रिकॉशनरी डोज देने के कार्य को गति देने के लिए अत्यधिक टीकाकरण शिविर लगाकर इसे पूरा किया जा रहा है। जनपद में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कोविड टीकाकरण के साथ साथ मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। हरदोई में फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त हेल्थ वर्कर्स में डॉक्टर, नर्स को भी सुरक्षित बनाने के लिए प्रिकॉशनरी डोज लगने से उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ रही है। मेरे द्वारा 2 दिन पहले बूस्टर डोज लिया गया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं
और आगे चुनाव भी है, हम लोग को भीड़ भाड़ के बीच में काम करना पड़ सकता है। इसके लिए और जो इस समय कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सबसे पहले मेरे द्वारा डोज लगवाया गया। मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और मैंने अपने समस्त थानों के समस्त स्टाफ को निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी इस डोज को लगवा लें और आज, कल और परसों अभियान के रूप में सभी लोगों को ये डोज लगवाया जाएगा ताकि वो सुरक्षित रहें और अच्छा काम कर सकें। कोरोना का बूस्टर डोज मैंने लिया है। हमारा सेकेंड डोज 12 मार्च 2021 में लगा था और हमने इस समय कल बूस्टर डोज लिया है और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कोई इस तरह का शरीर में महसूस नहीं हो रहा है कि हम इससे अस्वस्थ महसूस करें। मैंने बूस्टर डोज ले ली है और मैं सभी लोगों से अनुग्रह करता हूं कि सभी लोग जो है आकर बूस्टर डोज लेने की कृपा करें। तो नाना, तो आपने बूस्टर डोज ली, क्या कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह जिला महिला अस्पताल में कंसल्टेंट के पद पर तैनात हूँ। आज मैंने बूस्टर डोज अपनी लगवाई है और इस बूस्टर डोज के लिए सभी लोगों को जिन्होंने लगवाई हुई है, 2 डोज लग चुकी है, उनको सभी लोगों को लगवाना चाहिए जिससे कोरोना के ऊपर नियंत्रण पाया जा सके। प्रदेश में आचार संहिता लगते ही हमीरपुर पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस ने जंगलों में छापा मारकर काफी समय से चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को अवैध असलाह फैक्ट्री से 10 अवैध असलाह और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से अवैध असलाह बना रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। असलाह फैक्ट्री का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के तरैया गांव के जंगलों में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री की सूचना पर छापा मारकर भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण, अधबने असलहे और कारतूस बरामद किए हैं। अभियुक्त जो है जगवान यादव इसका नाम है और पूर्व में भी इसकी आपराधिक इतिहास रहा है। ये हत्या का भी अभियुक्त रहा है और प्लस इसके साथ इसमें जो है अवैध शस्त्र के साथ भी पकड़ा गया था। सूचना मिल रही थी कि ये सुमेरपुर से लेकर के और जो हमारा सिसोलर मार्ग गया है उसके उसी रास्ते से एक अथरैया गांव की तरफ रास्ता गया है, वहां पर अवैध रूप से ये शस्त्र फैक्ट्री चला रहा था। सूचना पर जो है इसको सुमेरपुर पुलिस ने दबिश देकर के इसको गिरफ्तार किया है। इससे 5 जो है तमंचा 315 बोर के, 4 तमंचे जो है 12 बोर के और 1 तमंचा जो है 32 बोर का बरामद किया गया है। साथ ही अधबने बहुत सारे तमंचे और उपकरण जो है बरामद किए गए हैं। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। जालौन में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बड़ी कार्रवाई की है। बेतवा और यमुना नदी में मोरंग खनन के लिए 1 दर्जन से अधिक मोरंग पट्टों को खनन करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं इन पट्टों को संचालित करने वाले मोरंग माफिया अधिक मुनाफे के चक्कर में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन और ओवरलोडिंग करने में जुटे हुए हैं। अवैध खनन और ओवरलोडिंग की मिल रही शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कालपी रोड नेशनल हाईवे पर इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ओवरलोड चेक गेट लगवाया है। इस चेक गेट से अभी तक 2200 ओवरलोडिंग करने वाले ट्रकों को नोटिस जारी किया गया है। जनपद में निरंतर प्रवर्तन की गतिविधियां चलती रहती हैं और इसी दिशा में जो कालपी में हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट बना है ऑटोमेटिक, उससे लगभग अब तक 2200 नोटिस जारी किए जा चुके हैं और इसी को देखते हुए हमने औरैया रोड पर भी एक चेक गेट का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शीघ्र ही वहां एक और चेक गेट की स्थापना कर दी जाएगी। सोतीगंज के वाहन कटान माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में पुलिस ने सोतीगंज के कुख्यात वाहन कटान माफिया शाकिब की 3 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। एएसपी कैंट सूरज राय की अगुवाई में भारी पुलिस बल जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए पहुंचा। शाकिब सोतीगंज के बड़े वाहन कटान माफियाओं में शुमार था। मेरठ के भी विभिन्न थानों में शाकिब के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। बीते कई दशकों से शाकिब वाहन की कटाई का गोरख धंधा चला रहा था। ऐसे में आज पुलिस ने शाकिब पर कार्रवाई करते हुए 6 आवासीय संपत्ति और 9 वाहन की जब्त की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो कुख्यात शाकिब की लगभग 3 करोड़ की संपत्ति को आज कुर्क किया गया है। शमसुद्दीन जो कि वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करता था और इन सब अपराधों के अलावा इसने पुलिस टीम पर भी हमला किया था और इसके विरुद्ध थाना ब्रह्मपुरी में मुकदमा अपराध संख्या 111/21 अंतर्गत धारा गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत था और इस मुकदमे की विवेचना में ये प्रकाश में आया कि आज यह जो 6 आवासीय संपत्ति और 9 वाहन जिनका जब्तीकरण किया जा रहा है, यह संपत्तियां अभियुक्त शाकिब और गद्दू ने अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की थी। अतः धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत
इन संपत्तियों की का जब्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। इन कुल संपत्तियों की अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और उन्हीं संपत्तियों की कुर्कीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के शेरपुर गांव में हरिनारायण तिवारी की संतान के रूप में जन्मे 24 वर्षीय विवेक तिवारी का रविवार की देर शाम करीब 1 बजे पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेशी सीमा पर सर्च ऑपरेशन के दौरान अपनी टीम के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें गंभीर रूप से घायल होने के कारण देश प्रेमी विवेक शहीद हो गए। 24 वर्षीय विवेक तिवारी करीब 2 वर्ष पूर्व सीमा सुरक्षा बल में नियुक्त हुए थे। शहीद होने की जानकारी के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सेना के जवान विवेक तिवारी का पार्थिव शरीर जब घर पहुंचा तो क्षेत्र के लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। विवेक तिवारी कांस्टेबल हमारा शहादत को प्राप्त हुआ है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। ये चार्ली कंपनी जो हमारी थी उसमें रात की ड्यूटी के दौरान इनकी स्मगलर तस्कर जो होते हैं बॉर्डर पर, उनके साथ मुठभेड़ हुई और ये वीर गति को प्राप्त हुआ। मैं मिर्जापुर के थाना चिल्ल में पोस्ट है मेरा, कांस्टेबल के पोस्ट पर। हम दोनों लोग साथ ही तैयारी करते थे। इसका संयोग से उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं हो पाया। ये उसके बाद इसके SSCGD में हुआ। मैं इससे कहता था कि कोई सामान नहीं ले, लेकिन ये इसको जो है देशभक्ति का ऐसा जुनून था कि कहता मैं पहला प्रेफरेंस BSF का ही दूंगा, इसके बाद कोई दूंगा। आज जो है क्या करना है, इसने देश के लिए अपना जो है जान न्यौछावर कर दिया। नेहरू युवा केंद्र इटावा के द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती पर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए एक रैली निकाली गई और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के पश्चात युवाओं ने प्रतिज्ञा ली कि स्वामी विवेकानंद जी के पदचिन्हों पर चलकर जो भी कार्य करेंगे वो पूरी लगन से करेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। नेहरू युवा केंद्र द्वारा रैली निकाली गई वो सेंट मैरी इंटर कॉलेज, DM चौराहा, SSP चौराहा होते हुए स्वामी विवेकानंद की मूर्ति तक पहुंची, जहां उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाई गई। मुख्य अतिथि टाटा कैलाश यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगे, इसलिए बच्चों ने ये प्रतिज्ञा ली है कि जो भी काम करेंगे पूरी लगन से करेंगे। और आज जो है हम सब ये मान के चलते हैं कि विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने जीवन दर्शन दिया है, उसका पालन करके युवा अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। वे सभी उनके द्वारा दिए गए जीवन दर्शन का पालन करें, आचरण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बलरामपुर में खेले जा रहे ऑल इंडिया प्राइज मनी हॉकी टूर्नामेंट करमपुर हॉकी एकेडमी में बलरामपुर की टीम को 0 के मुकाबले 1 गोल से हराकर जीत लिया है। विजेता टीम को 61 और उपविजेता को 41,000 रुपए में ट्रॉफी दिया गया। MLK कॉलेज के हॉकी मैदान पर 8 जनवरी से 12 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में अलग अलग प्रदेशों की 14 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व हॉकी ओलंपियन खिलाड़ी को भी सम्मानित किया गया। बलरामपुर में कहीं भी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा सेंट्रलाइज्ड या स्टेट द्वारा लगाई जाती है स्टूटर्फ, या इसी प्रांगण में, इसी महाविद्यालय के प्रांगण में भी किसी तरह स्टूटर्फ का निर्माण हो जाता है, तो बलरामपुर के अगल बगल के जनपद के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगी स्टूटर्फ, क्योंकि यहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े खिलाड़ी निकल सकते हैं। बहुत अच्छी दोनों टीमें थी। आखिर 8 तारीख से वो लोग जीत के आ रहे थे, सेमीफाइनल निकाला है, तो हम खास तौर से बधाई देना चाहेंगे विनिंग टीम को। लेकिन लूजिंग टीम भी लूजिंग नहीं है, उसने बहुत ही अच्छा किया है। बलरामपुर की टीम ने बहुत अच्छा प्ले किया, तो दोनों टीमों को हमारी हार्दिक बधाई। किसी भी खेल के शो होने से सारे खेलों को प्रतिभा मिलती है और ये तो बहुत ही अच्छा है। ये लग रहा है कि बलरामपुर के लड़कों में काफ़ी अच्छा टैलेंट है खेलने के लिए। घास के मैदान पर हॉकी हमारे इस मैदान पर 1938 से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, खेला जा रहा है। आज विवेकानंद जयंती है, युवा दिवस है। इस अवसर पर हम युवाओं को प्रेरित करने के लिए कि हमारे कॉलेज के युवा भी जो है घास के मैदान पर प्रैक्टिस करें, और मेरा यह प्रयास होगा कि MLK कॉलेज की भी एक हॉकी की टीम हम खड़ी कर सकें। प्रदेश में राजनीतिक चुनावी सरगर्मियां तेज। एक और कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद से दिया इस्तीफा, जा सकते हैं सपा में। भाजपा चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक में हुआ फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू या प्रयागराज से लड़ाया जा सकता है चुनाव। समाजवादी पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ सीटों को दिया अंतिम रूप। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है आने वाले दिनों में।
और जालौन में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर जिलाधिकारी ने की बड़ी कार्रवाई। ओवरलोडिंग करने वाले 2200 ट्रकों को दिया नोटिस।